नमस्कार साथियों, निर्वाणवाद के संसार में आप सभी का स्वागत है और मैं आज फिर आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ 5 का पंच का अगला एपिसोड। 5 शानदार प्रश्न और उनसे भी शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न हमें देखने को मिलता है वो है लो एंगेजमेंट इनसाइड द क्लास कुड बी बिकॉज ऑफ। कक्षा के भीतर छात्र की कम सहभागिता किस कारण से हो सकती है। अब यहां पे हमें 4 बेसिस दे रखे हैं। अगर देखें तो सबसे पहला जो बेसिस है वो है मॉडल बेस्ड लर्निंग। मॉडल आधारित अधिगम। तो जब हम मॉडल आधारित अधिगम कहते हैं ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या सोशल लर्निंग थ्योरी जिसे हम कहते हैं। ये हमारी अवलोकनात्मक अधिगम हो गया और इसमें हमें देखने को मिलता है कि बच्चे का एंगेजमेंट अच्छा रहता है। इसमें बच्चे का एंगेजमेंट अच्छा रहता है। वहीं पर कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, हम संज्ञानात्मक संघर्ष की बात करें तो कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास, जैसे इसका एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल नॉन एग्जाम्पल टेक्निक। जो उदाहरण गैर उदाहरण तकनीक है, इसमें हम बच्चे के अंदर कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट शुरू करते हैं जिसके माध्यम से बच्चे को समझ स्पष्ट होती है, जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होती है। तो ये भी हमारे पास बच्चे के लिए क्या रहता है, बच्चे के लिए एक एंगेजिंग टेक्निक रहती है। फिर इंटरेक्शन, अगर हम देखें तो इंटरेक्शन तो अपने आप में ही एक दूसरे से संवाद करना, ये भी बहुत एंगेजिंग रहता है। तो यहाँ जो उत्तर हमें देखने को मिलता है वो लैक ऑफ इंटरेस्ट है, रुचि की कमी है। जब बच्चे की रुचि की कमी होगी तब बच्चा लो एंगेजमेंट दिखाएगा, तब बच्चा कम सहभागिता दिखाएगा, क्योंकि बच्चे के रुचि के हिसाब से क्लास नहीं चल रही। वो रुचि का कारण हो सकता है कि बच्चे के लिए उसका कोई अर्थ ना हो और अर्थहीन अधिगम हो, या फिर बच्चे के स्टाइल के हिसाब से, बच्चे की शैली के हिसाब से काम ना किया जा रहा हो। ये कारण हमारे पास हो सकते हैं रुचि के, जिसके कारण कम सहभागिता देखने को मिली। तो उत्तर यहाँ पे डी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑब्जर्वेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अवलोकन डैश का एक उदाहरण है। तो यहां जब हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो ऑब्जर्वेशन इज अ फंडामेंटल स्किल। ये एक मूलभूत कौशल है। ये एक मूलभूत कौशल है। अब अगर हम इस कौशल के अंतर्गत बात करें, मूलभूत कौशल के अंतर्गत बात करें, तो ये हमें सभी में देखने को मिलेगी, लेकिन जो हम इसको मूलतः करते हैं ऑब्जर्वेशन को, वो हम बच्चे के आकलन के लिए करते हैं। हम ऑब्जर्व करके बच्चे का आकलन करते हैं, ये देखते हैं, ये जांचते हैं कि क्या सही क्या गलत, क्या लक्षण है क्या लक्षण नहीं, कोई लक्षण है तो वो कितना है। और आकलन के आधार पर फिर जब हम उस आकलन का मूल्य देते हैं तो मूल्यांकन, उस आकलन के हिसाब से हम संख्या देते हैं तो मापन, उस आकलन के हिसाब से हम परीक्षा देते हैं तो परीक्षण। तो आकलन के आधार पे ही हमें देखने को मिलता है इवैल्यूएशन, हमें देखने को मिलता है मेजरमेंट और हमें देखने को मिलता है टेस्टिंग। तो ये तीनों हमें आकलन के आधार पे, पहले हम आकलन करेंगे उसके बाद हम उसको मूल्य देंगे तो मूल्यांकन हो गया। इफ वी वैल्यू द असेसमेंट देन इट बिकम्स इवैल्यूएशन। अगर हम उसको क्वांटिटी देते हैं, मात्रा दे देते हैं, तो वो मापन कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। और हम उससे बच्चे की किसी क्षमता की, किसी गुण की जांच कर लेते हैं तो उसे हम परीक्षण कहते हैं। तो असेसमेंट और ऑब्जर्वेशन ये हमारे फंडामेंटल स्किल में आ जाते हैं। तो उत्तर यहां पहला रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एजुकेशन एक्वायर्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस, फिक्स पीरियड एंड प्लेस इज कॉल्ड। किसी विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित अवधि और स्थान के बिना अधिग्रहित शिक्षा को क्या कहा जाता है। यानी यहां पर प्रश्न पूछा गया है, ना तो उद्देश्य निश्चित है, ना ही अवधि निश्चित है और ना ही स्थान निश्चित है। नाइदर पर्पस इज देयर नॉर पीरियड इज देयर और नॉर
द प्लेस इज फिक्स्ड। अगर ये सारी ही चीजें हमें नहीं दिखाई देती तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, इसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। जब ये तीनों निश्चित होती है तो इसे हम औपचारिकता कहेंगे, तो वो औपचारिक एजुकेशन है। यानी जब ये तीनों हमारे पास डेफिनिट है, फिक्स्ड है, तो हम उसे औपचारिक कहेंगे। यानी फिक्स्ड होना चाहिए, डेफिनिट होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। जब स्थिर है तो हम उसे फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। वहीं पर जब हम थर्ड पार्टी से यानी किसी दूसरे के आकलन के आधार पर मूल्यांकन करते हैं तो उसको अप्रत्यक्ष मूल्यांकन कहते हैं। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा दूसरों के आकलन के आधार पर मूल्यांकन, इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ अदर्स। तो जो दूसरे आकलन करते हैं उसका आधार बनाकर जब हम मूल्यांकन करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम इनडायरेक्ट इवैल्यूएशन कहते हैं, अप्रत्यक्ष मूल्यांकन कहते हैं। वहीं पर व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर जो होता है उसे इंडिविजुअल शिक्षा कहा जाएगा, जो या डिफरेंशिएटेड लर्निंग कहा जाएगा, जो बच्चे के व्यक्तिगत आधार पर होता है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पे जो होता है उसे इंडिविजुअल एजुकेशन या विभेदीकृत अधिगम भी कहते हैं। चलिए इसका आंसर दूसरा रहा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। What is the primary change that occurs during puberty? यौवन के दौरान होने वाले प्राथमिक परिवर्तन क्या हैं? तो यहां पर जब हम यौवनारंभ की बात करते हैं, प्यूबर्टी की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, यहां पर जनन अंग सक्रिय हो जाते हैं। यौवनारंभ का मतलब है कि जीनाइटल ऑर्गन्स बिकम एक्टिव। तो जनन अंग सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए इसको हम कह सकते हैं दिस इज कॉग्निटिव मैच्योरिटी। ये कॉग्निटिव कह दिया मैंने, इट इज सेक्सुअल मैच्योरिटी, यह यौन परिपक्वता है। तो यहां पर हम यौन परिपक्वता की बात करते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी की बात करते हैं आफ्टर द प्यूबर्टी, यौवन आरंभ के बाद। तो प्राथमिक परिवर्तन हमारे पास लैंगिकता का है, सेक्सुअलिटी का है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां उत्तर चौथा है, Who does not belong to psychoanalytical school? निम्न में से कौन सा विचारक मनोविश्लेषण स्कूल से संबंधित नहीं है? अब क्योंकि यहां पर नहीं है पूछा गया है, नॉट बिलोंग टू पूछा गया है, तो अगर हम देखें तो फ्रायड तो संस्थापक ही है, ये तो फाउंडर है। इनके शिष्य थे जुंग और एडलर। जुंग ने फिर नियो फ्राइडो स्कूल को की शुरुआत करी, उन्होंने नए मनोविश्लेषण स्कूल की शुरुआत करी। वहीं पर अगर हम एडलर की बात करें तो एडलर ने भी साइकोएनालिसिस में अच्छा योगदान दिया है। अब यहां पर जो नहीं थे वो थे हमारे सोलो। सोलो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि इसमें संबंधित नहीं है। सोलो यहां पर इसमें हमें संबंधित देखने को नहीं मिलते, और सोलो यहां पे संबंधित देखने को नहीं मिलते, इसका मतलब उत्तर यहां पर हमें सोलो देखने को मिलेगा। तो सोलो हमारे पास क्या हुए, अब यहां पर सोलो है कौन, तो सोलो एंड स्वान, इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल दे रखा है। तो इसीलिए कई बार क्या होता है, हम ग्रोथ मॉडल सर्च करते हैं तो उसमें इनका नाम आ जाता है, लेकिन इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल दे रखा है। सोलो और स्वान ने आर्थिक वृद्धि मॉडल दिया है। तो यहां पर उत्तर हमें दूसरा देखने को मिलेगा। तो साथियों ये थे आज के 5 प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि ये सारे के सारे प्रश्न आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। इस तरह के और वीडियोस लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत होता रहूंगा। तो जितने साथी इस वीडियो को देख रहे थे, आप सभी का धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।